लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बड़ा दिन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रविवार का दिन था। प्रातःकाल के 9 बज चुके थे। मिस्टर लॉरेंस बर्क, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, अपने बंगले के सामने बने हुए दूबिया चौगान के बीच एक गोल चबूतरे पर धूप में बैठे हुए चाय पी रहे थे। मेज के चारों ओर 3 प्राणी और बैठे थे। इनमें से एक प्रौढ़ा थी जो मिस्टर बर्क की पत्नी थी। दूसरी एक 18-19 वर्षीय युवती थी। ये मिस्टर बर्क की कन्या थी। तीसरे सज्जन एक 24-25 वर्ष के युवक थे। ये हाल ही में विलायत से आए थे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त थे। इनका नाम डेविड चाइल्ड था। चाय पी चुकने के पश्चात मिस्टर बर्क ने मिस्टर चाइल्ड को सिगरेट दी। दोनों ने सिगरेट सुलगाई। कुछ क्षणों तक सब लोग मौन बैठे रहे। सहसा मिस्टर बर्क ने मिस्टर चाइल्ड से पूछा, क्यों डेविड, ये देश तुम्हें कैसा पसंद आया? डेविड ने कहा, कम से कम यहाँ का जलवायु और मौसम तो मुझे बहुत ही पसंद आया। आजकल दिसंबर में ये धूप विलायत में कहाँ नसीब हो सकती है। कितनी स्वच्छ धूप है। ये कहते कहते डेविड ने नेत्र बंद कर लिए और कुर्सी की पीठ के सहारे अर्धशयनावस्था में हो गया, मानो उसे बड़ा सुख मिल रहा है। इतनी जल्दी राय मत बनाओ, पहले एक बार यहाँ की गर्मी का अनुभव कर लो, मिस्टर बर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेज बर्क बोल उठी, यहाँ की गर्मी देखने के बाद तुम दूसरी ही राग अलापोगे। मिस बर्क खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जब तुम घुड़दौड़ के घोड़े की भांति पसीने से भीगे हुए हाँफोगे तब तुम्हें पता लगेगा। कोई चिंता नहीं, गर्मी आएगी तब देखा जाएगा। अभी से उसकी चिंता करके अपना मजा क्यों किरकिरा करे। यहाँ का शीतकाल तो निस्संदेह बड़ा ही सुंदर होता है, मिस्टर बर्क ने गंभीर होकर कहा। गर्मियों में भी पहाड़ पर बड़ा आराम मिलता है, मिसेस बर्क ने कहा। हाँ, परंतु सब लोग तो पहाड़ पर जा ही नहीं सकते, मिस्टर बर्क बोले। क्यों? मिस्टर चाइल्ड ने पूछा। छुट्टी कहाँ मिलती है? हमारी तुम्हारी नौकरी ऐसी है कि हम लोग गर्मी भर पहाड़ पर नहीं रह सकते। ये बात दूसरी है कि 15-20 दिन के लिए सैर कराएं। तो आप गर्मियों में भी यहीं रहते हैं? चाइल्ड ने पूछा। मैं यहीं रहता हूं। ओलिविया और ऑक्टेविया को भेज देता हूं। ओलिविया मिस्टर बर्क की पत्नी का नाम था और ऑक्टेविया पुत्री का। कौन से पहाड़ पर भेजते हो? चाइल्ड ने पूछा। मसूरी या नैनीताल। अधिकतर मसूरी ही जाती हैं, इन्हें मसूरी ही पसंद है। तब तो इस बार मैं भी इन लोगों के साथ जाऊंगा, चाइल्ड बोला। छुट्टी कहाँ मिलेगी? ओलिविया ने कहा। मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं यहां कुछ प्राण देने नहीं आया हूं। अभी जब तक मैं यहां की गर्मी का अभ्यस्त न हो जाऊं तब तक तो सरकार को मुझे छुट्टी देनी ही पड़ेगी, अन्यथा सलाम। सलाम कहते समय मिस्टर चाइल्ड ने सैल्यूट के ढंग से हाथ उठाया। ऑक्टेविया पुनः खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। सहसा मिस्टर चाइल्ड ने पूछा, यहां आप लोग बड़ा दिन कैसे मनाते हैं? कम से कम हम लोगों का बड़ा दिन तो बहुत ही मजेदार होता है, मिस्टर बर्क ने कहा। वो कैसे? हमारा बड़ा दिन यहाँ के किसी देहात में व्यतीत होता है, बड़ा आनंद आता है। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बड़ा दिन मनाऊंगा। बड़ी खुशी की बात है, तुम्हें यहाँ के देहात की सैर भी करा देंगे। मैं भी यहाँ की सब बातें देखना चाहता हूं। सो तो देखनी ही चाहिए, तुम्हें वहां शिकार भी खिलाएंगे। ओहो, तब तो बड़ा आनंद रहेगा। मिस्टर शोर यानी डिप्टी मजिस्ट्रेट भी जाते हैं क्या? उनका बड़ा दिन भी बहुधा देहात में ही होता है, परंतु हम लोगों से अलग। ये भी शायद तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहें। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, बड़ा मनहूस आदमी है, बिल्कुल भीगा कंबल। बेचारे क्या करें, रंजीदा रहते हैं। जब से उनकी पत्नी का देहांत हो गया तब से ये दशा हो गई, अन्यथा आदमी हंसमुख था, ओलिविया बोली। खैर, हंसमुख तो मिस्टर शोर कभी भी नहीं रहे। वो प्रकृति से ही गंभीर रहने वाले व्यक्ति हैं, परंतु हाँ, जैसी आजकल दशा है वैसे नहीं रहते थे। आजकल तो उनकी अजीब हालत हो गई है, हर समय चिंतित से रहते हैं। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे क्या? चाइल्ड ने पूछा। ऐसा कुछ विशेष प्रेम भी नहीं था, ओलिविया ने मुंह बनाकर कहा। प्रेम तो खैर था ही, परंतु साथ ही एक जीवन संगनी भी तो थी। अब तो बेचारे बिल्कुल अकेले रह गए। अपना दुख दर्द कहें तो किससे कहें।
मिस्टर बर्क ने कहा। हाँ, इस देश में तो बिल्कुल अकेले हो गए। देश में होते तो ये बात न होती, मिस्टर चाइल्ड बोले। वहां तो शायद अब तक दूसरा विवाह भी हो जाता, ओलिविया ने कहा। तो यहां कौन रोकता है? चाइल्ड ने पूछा। यहां उतनी लड़कियां कहाँ हैं? जो थोड़ी बहुत हैं वे शायद उन्हें पसंद नहीं। ऑक्टेविया पर एक रहस्यपूर्ण दृष्टि डालते हुए चाइल्ड ने कहा। तब तो उनकी पसंद बहुत विचित्र मालूम होती है। ऑक्टेविया ने चाइल्ड की बात का मर्म समझकर मुंह बिचकाया। मिस्टर चाइल्ड पुनः बोले। शायद लड़कियां ही उन्हें पसंद न करती हों। ऑक्टेविया बोल उठी। उस मनहूस को कौन हतभागी पसंद करेगी? ऑक्टेविया की माता हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, उसे सबसे अधिक यदि कोई नापसंद करता है तो वो ऑक्टेविया है। मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है, जैसे आंखें टिमटिमाता हुआ मेंढक। इस पर सब हंस पड़े। कुछ देर तक इसी प्रकार की बातें होती रहीं। इसके पश्चात मिस्टर चाइल्ड बोले। अच्छा, तो आज्ञा चाहता हूं। कहाँ जाओगे? मिस्टर बर्क ने पूछा। जाऊंगा कहाँ, बंगले जाऊंगा, और ठिकाना ही कहाँ है। तो फिर क्या करोगे जाकर? यहीं खाना, इसके पश्चात गोल्फ खेलने चलेंगे। आजकल दोपहर में गोल्फ बड़ा आनंददायक होता है। वाह वाह, तब फिर क्या कहना है। लेकिन मेरे खानसामा को फोन करा दीजिए कि खाना न बनाए। मिस्टर बर्क ने अर्दली को बुलाकर कहा। देखो, जंट साहब के खानसामा को फोन कर दो कि साहब खाना नहीं खाएगा। शाम को सिनेमा भी चलिएगा क्या? चाइल्ड ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आप यहां पर मौजूद हैं, अन्यथा तबीयत ऊब जाती। हाँ, नए आदमी के लिए मुसीबत तो अवश्य होती है। यदि कोई बड़ा स्टेशन मिल गया तो खैर, अन्यथा बड़ी परेशानी रहती है। शाम 7 बजे मिस्टर डेविड चाइल्ड अपनी कार लेकर मिस्टर बर्क के यहां पहुंचे। मिस्टर बर्क घर पर उपस्थित नहीं थे। मिसेस बर्क ने मिस्टर चाइल्ड का स्वागत किया। ऑक्टेविया घर पर मौजूद नहीं थी। कुछ क्षणों तक इधर उधर की बातें करने के पश्चात मिस्टर चाइल्ड ने पूछा, आज ऑक्टेविया कहाँ है? ऑक्टेविया अभी आती होगी, यहीं तक गई है। फिर दोनों बातें करने लगे। कुछ क्षणों पश्चात ऑक्टेविया आ गई। मिस्टर चाइल्ड को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मिस्टर चाइल्ड ने उठकर ऑक्टेविया का अभिवादन किया। मिस्टर चाइल्ड ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या घूमने चलोगी? हाँ हाँ, यदि माताजी को मेरी आवश्यकता न हो। ये कहकर ऑक्टेविया ने माता की ओर देखा। मिसेस बर्क बोली, मेरा तो कोई काम नहीं है। तो 5 मिनट में तैयार होती हूं। ये कहकर ऑक्टेविया चली गई। कुछ देर पश्चात वो कपड़े बदल कर आ गई। मिसेस बर्क बोली, देर मत करना, भोजन के समय आ जाना। मिस्टर चाइल्ड बोले, भोजन के लिए आप इनकी प्रतीक्षा न कीजिएगा। अच्छा, तो क्या आज आपके यहां इनका निमंत्रण है? मिसेस बर्क ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मिस्टर चाइल्ड ने उत्तर दिया। दोनों आकर गाड़ी पर बैठे। मिस्टर चाइल्ड स्वयं ही कार ड्राइव कर रहे थे, अतएव दोनों आगे की सीट पर बैठे। कहाँ चलोगी? डेविड ने पूछा। मैं क्या जानूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, तो पार्क चलें? जैसी इच्छा। पार्क पहुंचकर डेविड ने कार एक किनारे खड़ी कर दी और दोनों व्यक्ति घास के लॉन पर टहलने लगे। कुछ देर तक दोनों मौन टहलते रहे। सहसा डेविड ने पूछा, तुम्हारा यहां जी लगता है? हाँ, जी तो लगता है, परंतु कभी कभी इंग्लैंड की बड़ी याद आती है। यद्यपि घर की अपेक्षा यहां सुख अधिक है। मेरा तो यहां अभी जी नहीं लगता। तुम लोगों की वजह से दिल बहला रहता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब जी लगने का कारण उत्पन्न हो गया है। कौन सा कारण? डेविड ने ऑक्टेविया पर रहस्यपूर्ण दृष्टि डाली। ऑक्टेविया उस दृष्टि का तात्पर्य समझकर कुछ शर्मा गई और बात टालने के लिए बोली, मेरा भी जी पहले ऐसा ही घबराता था। मैं तो जहाज पर रास्ते भर यही सोचता आया कि कैसे क्या होगा। हिंदुस्तान की बाबत सुन तो बहुत कुछ रखा था, परंतु सुनने और देखने में बड़ा अंतर है। क्यों मिस्टर चाइल्ड? मुझे मिस्टर चाइल्ड मत कहो, डेविड कहो, और मैं भी तुम्हें ऑक्टेविया कहूंगा। अंग्रेजों में 2 नाम होते हैं, एक तो क्रिश्चियन नाम जो कि व्यक्तिगत होता है, दूसरा सरनेम जो कि पैतृक होता है। साधारण परिचय में परस्पर सरनेम का ही व्यवहार होता है और सरनेम के पहले मिस्टर, मिसेज या मिस लगाना आवश्यक होता है। जब घनिष्ठता हो जाती है तब व्यक्तिगत नाम से संबोधन किया जाता है।
अतएव किसी को व्यक्तिगत नाम से संबोधित करना उसके प्रति अपनी घनिष्ठता प्रकट करना समझा जाता है। मिस्टर चाइल्ड का व्यक्तिगत नाम डेविड था और चाइल्ड पैट्रिक नाम था। इस प्रकार मिस बर्क का व्यक्तिगत नाम ऑक्टेविया था। ऑक्टेविया मुस्कुराकर बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ तो डेविड, तुम्हारे वंश में पहले भी कोई हिंदुस्तान आ चुका है? मेरे बाबा यहां फौज में रह गए हैं। उनका क्या नाम है? अभी जीवित है? नाम चार्ल्स चाइल्ड है। हाँ, अभी जीवित है। उनके कहने से तो मैंने यहां आना स्वीकार किया, अन्यथा मेरी तो यहां आने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा, डेविड, हिंदुस्तान बड़ा सुंदर देश है, वहां तुम्हें बहुत सी नई बातें मालूम होंगी। उनके कहने से ही मैं यहां आया हूं। बहुत ठीक, मुझे विश्वास है कि तुम्हें यहां आकर पछताना न पड़ेगा। ये विश्वास तो मुझे भी हो गया है। ये कहकर डेविड ने पुनः ऑक्टेविया को रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखा। इस बार ऑक्टेविया ने अपना वाक्य कहने के पश्चात सिर झुका लिया था, अतः वो डेविड की दृष्टि नहीं देख सकी। उन्होंने एक बात और कही थी। डेविड ने कहा, वो क्या? उन्होंने कहा था कि यहाँ के उसे क्या कहते हैं, देखो याद नहीं आता। फकीर, फकीर। यहाँ कोई फकीर होते हैं। फकीर लोग उन्हीं को कहते हैं जो भीख मांगते हैं। वे तो यहाँ असंख्य हैं। लेकिन बाबा का मतलब भीख मांगने वालों से नहीं था। वो तो कुछ और ही बताते थे। वो तो कहते थे कि इन फकीरों में आध्यात्मिक शक्ति होती है। अच्छा, अब मैं समझ गई। उनका तात्पर्य साधारण फकीरों से नहीं था। तो वे क्या कोई दूसरे होते हैं? नहीं होते तो सब कमबख्त एक से ही हैं। मुझे तो उनमें आज तक कोई अंतर ही न दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ पीले और लाल कपड़े पहने होते हैं। उनमें सुनते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति होती है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी में ऐसी शक्ति पाई नहीं। पता नहीं बाबा के मस्तिष्क में ये बात कैसे भर गई। हमारे नौकरों ने और अन्य हिंदुस्तानियों ने भी हमारे मस्तिष्क में उनकी बाबत बड़ी बड़ी बातें भरने का प्रयत्न किया, परंतु हमने तो उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो वो कुछ नहीं, बाबा को किसी ने यूं ही डरा दिया होगा। बाबा हैं भी कुछ दुर्बल विश्वासी। किसी दिन किसी से सामना हो गया तो मैं उसकी आध्यात्मिक शक्ति देखूंगा। यहां आए हो तो हो ही जाएगा। बिजली के खंभे के सामने अपनी रिस्ट वॉच देखकर डेविड ने कहा, अब चलना चाहिए। कहाँ चलोगे? भोजन करने? घर पर? नहीं, होटल में। दोनों आकर कार पर बैठे और होटल की ओर चल दिए। बड़ा दिन था। एक बड़े गांव के आम के बाग में पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बर्क का कैंप था। 3-4 बड़े बड़े डेरे और 4-5 छोलदारियां लगी हुई थीं। गांव के जमींदार की ओर से रसद का प्रबंध था। सवेरे 8 बजे से ही शहर से लोगों का आना आरंभ हो गया था। शहर के कुछ रईस तथा पुलिस कर्मचारी अपनी अपनी डालियां लेकर उपस्थित हो रहे थे। अन्य आसपास के गांवों से भी जमींदार तथा थानेदार लोग कप्तान साहब के लिए डालियां लाए थे। मिस्टर बर्क अपनी पत्नी, कन्या तथा मिस्टर चाइल्ड के साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के पश्चात मिस्टर बर्क बोले, अच्छा तो अब मैं जाकर जरा लोगों से मिल लूं, फिर शिकार खेलने चलेंगे। आओ ओलिविया। मिसेस बर्क और मिस्टर बर्क दोनों साथ साथ बाहर निकले। एक ओर पुलिस कर्मचारी कतार बांधे और हाथ में फूल मालाएं लिए खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के सामने भूमि पर उनकी डाली रखी हुई थी। किसी में शाक सब्जी, फल इत्यादि, किसी में केक इत्यादि, किसी में मुर्गियां और अंडे, और किसी में सूटकेस, अटैची इत्यादि। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार का सामान था। कप्तान साहब तथा मेम साहब जैसी कतार के सामने पहुंचे, उनके गले में फूल मालाएं पड़ने लगीं। कतार के अन्य तक पहुंचते पहुंचते इतनी फूल मालाएं डाली गईं कि दोनों के मुख मालाओं में लगभग छिप गए। इसके पश्चात बीच में खड़े होकर दोनों ने पुलिस वालों की सलामी ली। एक थानेदार साहब शायर थे। वो कप्तान साहब की प्रशंसा में शायरी बनाकर लाए थे। वो उन्होंने सुनाई। साहब ने एक छोटी सी वक्तृता दी जिसमें पुलिस के प्रति शुभकामना प्रकट की गई थी। इसके पश्चात दोनों पुनः डेरे में लौट आए। मिस्टर चाइल्ड दोनों का हुलिया देखकर हंसते हुए बोले, आप दोनों तो फूलों से दबे जा रहे हैं। मिस्टर बर्क मालाएं गले से निकाल कर रखते हुए बोले, ओह, जी घबरा गया, कभी कभी फूल भी दूभर हो जाते हैं। मिस बर्क तथा मिसेस बर्क डालियों का सामान देखने उन्होंने रखवाने चली गई। इधर मिस्टर बर्क ने अर्दली से कहा, हम लोग शिकार को जाएगा, ठाकुर साहब से बोलो। अर्दली बहुत अच्छा हुजूर कहकर चला गया। इधर दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बंदूकों का निरीक्षण करने लगे।
15 मिनट में 2 हाथी और 8-10 गांवों के चौकीदार आ गए। दोनों व्यक्ति एक एक हाथी पर सवार होकर एक ओर चले। साथ में चौकीदार लोग चल रहे थे। मिस्टर बर्क अपने महावत से बोले, देखो जिधर पानी का चिड़िया हो उधर चलो। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर महावत ने हाथी की दिशा बदली। मिस्टर बर्क के पीछे मिस्टर चाइल्ड का हाथी था। मिस्टर बर्क घूमकर मिस्टर चाइल्ड से बोले, पहले जल पक्षियों का शिकार ठीक रहेगा ना? जब तक शिकार मिलता रहे तब तक सब ठीक है, मिस्टर चाइल्ड ने उत्तर दिया। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक झील दृष्टिगोचर हुई। साहब झील देखकर बोले, बस रोक दो, यहां उतरेगा। दोनों व्यक्ति हाथी से उतरे। केवल 2 चौकीदारों को साथ लेकर दोनों झील की ओर चले। झील के निकट पहुंचने पर मुर्गाबियों का झुंड दिखाई पड़ा। ये देखते ही दोनों बैठ गए और हाथ के इशारे से चौकीदारों को भी बैठ जाने का संकेत किया। कुछ देर तक बैठे रहने के पश्चात दोनों झुके हुए आगे बढ़ने लगे। जब यथेष्ट निकट पहुंच गए तो दोनों ने एक साथ ही बंदूकें दागी। बंदूकें छूटते ही मुर्गाबियों का दल भर्र से उड़ा। दोनों ने पुनः फायर किए। दल में से 2 मुर्गाबियां उलटती पलटती पुनः जल में गिरीं। शेष दल कांव कांव करता एक ओर निकल गया। दोनों ने चौकीदारों से संकेत किया। दोनों चौकीदार दौड़कर गए। ये दोनों भी धीरे धीरे उसी ओर चले। चौकीदारों ने पानी में घुसकर 5 मुर्गाबियां निकालीं। इनमें से 4 तो मर गई थीं, एक फड़फड़ा रही थी। फड़फड़ाती हुई मुर्गाबी चौकीदार के हाथ में पंजा मारकर छूटने का प्रयास कर रही थी। चौकीदार गर्दन पकड़कर उसे लटकाए था। पंजों की मार से भयभीत होकर उसने मुर्गाबी छोड़ दी। मुर्गाबी भूमि पर छटपटाने लगी। उस मुर्गाबी का केवल एक पखना टूट गया था, इस कारण उड़ नहीं पाती थी, अन्यथा उसके अन्य कहीं कोई चोट नहीं थी। मिस्टर चाइल्ड ने दौड़कर मुर्गाबी को पकड़ा और अपनी जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन काट दी और उसे भूमि पर छोड़ दिया। मुर्गाबी 2-3 मिनट तक तड़पकर ठंडी हो गई। मिस्टर चाइल्ड के मुख पर इस समय बड़ी प्रसन्नता थी। वो बोले, हिंदुस्तान निश्चय ही स्वर्ग है, ये आनंद घर में कहाँ? साहब ने चौकीदार को संकेत किया। वो मुर्गाबियां लेकर दौड़ा हुआ हाथियों की ओर गया और मुर्गाबियां वहां छोड़कर पुनः आ गया। दोनों साहब झील की दूसरी ओर चले। कुछ दूर चलने पर उन्होंने चहों को झील के किनारे चरते देखा। दोनों वहीं दबक गए। चौकीदार भी बैठ गए। इस प्रकार दबके हुए दोनों झील की ओर बढ़े और यथेष्ट निकट पहुंच जाने पर दोनों ने फायर किए। 3 चहे तो फड़फड़ाने लगे और शेष 3-4 उड़ गए। चौकीदार इन्हें भी उठा लाए। इनमें से एक जीवित था। चौकीदार ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर दिया। मिस्टर चाइल्ड ने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यहां तो शाम तक शिकार से एक गाड़ी भरी जा सकती है। इधर हिरन भी तो मिलते होंगे। बहुत, तो हिरन का शिकार होना चाहिए। अच्छी बात है। दोनों हाथियों के पास लौट आए और हाथियों पर सवार होकर हिरन की तलाश में चले। कुछ दूर चलने पर खेतों से घिरा हुआ एक मैदान दिखाई पड़ा। इस मैदान के बीचों बीच में हिरणों का एक झुंड था। कुछ बैठे हुए थे, कुछ दुम हिला हिला कर इधर उधर टहल रहे थे। 2 नर परस्पर सींग लड़ा रहे थे। झुंड अभी काफी दूर पर था, अतएव महावतों ने जल्दी से हाथियों को दूसरी ओर घुमा दिया और पास ही एक बाग में आकर रुक गए। दोनों साहब उतर पड़े। अब दोनों ने 2 नली बंदूकें तो 2 चौकीदारों को दे दी और राइफलें लेकर आगे बढ़े। 4 चौकीदार उनके पीछे पीछे चले। सब लोग वृक्षों और ज्वार के खेतों की आड़ पकड़े हुए मैदान के तट पर पहुंच गए। मिस्टर बर्क ने धीमे स्वर में मिस्टर चाइल्ड से कहा, जो दोनों लड़ रहे हैं इनमें से दाहिनी तरफ का तुम लो, बाईं तरफ वाले को मैं लेता हूं। ओके, बहुत ठीक, मिस्टर चाइल्ड ने उत्तर दिया। दोनों ने एक साथ ही फायर किए। फायर करने के आधे सेकंड पूर्व दाहिनी ओर वाला घुटनों के बल गिर गया, अतएव वो तो बच गया, परंतु बाईं ओर वाला उछलकर गिरा और भूमि पर लौटने लगा। दल के शेष हिरन फायर होती ही चौकड़ियां भरकर भागे, कुछ दाहिने, कुछ बाएं और कुछ सामने। इस प्रकार जिधर उनका मुंह उठा उसी ओर चौकड़ियां भरता हुआ क्षण मात्र में अदृश्य हो गया। मिस्टर चाइल्ड तथा मिस्टर बर्क चौकीदारों सहित दौड़कर गिरे हुए हिरन की ओर चले। हिरन चिल्लाता हुआ उठने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उठ नहीं पा रहा था। चौकीदारों ने जाकर उसे दबोच लिया। मिस्टर बर्क ने एक शिकारी चाकू जेब से निकाल कर दिया और कहा, इसका गला काट दो। अतएव एक चौकीदार ने हिरन के सींग पकड़ लिए और दूसरे ने उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला रेत दिया। हिरन
कुछ देर तक तड़प कर निश्चल हो गया। मिस्टर चाइल्ड को अपना वार खाली जाने का अफसोस था। ये बात समझकर मिस्टर बर्क ने कहा, चिंता मत करो, फिर मौका मिलेगा। एक गलती हो गई, मिस्टर चाइल्ड ने कहा। वो क्या? मिस्टर बर्क ने पूछा। हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए था। यदि मैं इधर रहता तो ठीक था। तुम्हारे फायर करने के बाद जो हिरन इधर से भाग कर जाते उन्हें मैं गिराता। हाँ, परंतु जो हुआ सो ठीक है। वो तो संयोगवश तुम्हारा निशाना चूक गया, अन्यथा मामला ठीक ही था। चौकीदारों ने हिरन को टांग लिया और सब लोग उस बाग की ओर चले जहां हाथी खड़े थे। ये लोग थोड़ी ही दूर चले होंगे कि सामने से एक सन्यासी आता दिखाई पड़ा। सन्यासी काशाय वस्त्र पहने था, एक लंबी अल्फी, सिर पर एक कपड़ा लपेटे, कंधे पर कंबल, एक हाथ में दंड, दूसरे में कमंडल, पैरों में कैनवेस का जूता। मिस्टर चाइल्ड ने सन्यासी को देखकर मिस्टर बर्क से पूछा, ये कौन है? ये एक प्रकार का फकीर है। अच्छा, कहकर मिस्टर चाइल्ड ने सन्यासी को ध्यानपूर्वक देखा। कुछ क्षण में सन्यासी बिल्कुल निकट आ गया। सामने आने पर वो ठिठुक गया और अंग्रेजी में बोला, अहिंसा के प्रवर्तक ईसा मसीह के अनुयायी उस महापुरुष का जन्मदिवस निर्दोष मूक प्राणियों की हत्या करके मनाते हैं और फिर भी अपने को सभ्य कहने की धृष्टता करते हैं। इतना कहकर सन्यासी ने अट्टहास किया। सन्यासी की बात सुनकर मिस्टर बर्क और चाइल्ड कुछ क्षणों के लिए स्तंभित हो गए। सन्यासी गंभीर हो गया और आकाश की ओर देखकर बोला, आह, मैं देख रहा हूं कि वो महापुरुष ईसाइयों के इस कृत्य पर शर्म से गर्दन झुकाए आंसू बहा रहा है। सन्यासी की आंखों से आंसुओं की दो धाराएं निकलकर उसके कपोलों पर दिखाई दी। सन्यासी ने गले में पड़े हुए वस्त्र से आंखें पोंछी और चल दिया। मिस्टर बर्क तथा मिस्टर चाइल्ड दोनों हतबुद्धि होकर उसकी ओर देखते रहे। जब सन्यासी आंखों से ओझल हो गया तब मिस्टर बर्क बोले, ये पागल मालूम होता है। मिस्टर चाइल्ड कुछ न बोले, वो चिंतामग्न थे। दोनों बाग की ओर चले। हाथियों के निकट पहुंचकर मिस्टर बर्क ने मिस्टर चाइल्ड से पूछा, अब किधर चलना चाहिए? मैं तो कैंप जाऊंगा। क्या शिकार नहीं खेलोगे? नहीं, मिस्टर चाइल्ड ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हिरन पर मेरा निशाना चूक गया, इस बात से अब मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। तुम उस पागल की बातों में आ गए। यदि वो पागल है तो संसार में कोई भी सही दिमाग का नहीं है, मिस्टर चाइल्ड ने कहा। डेविड, डेविड, होश में आओ। एक आवारा विधर्मी की बकवास पर इतनी भावुकता? मिस्टर बर्क, विधर्मी वो नहीं है, वो सच्चा ईसाई है। विधर्मी हम हैं। एक विधर्मी की प्रभु पर इतनी श्रद्धा! जिस समय उसने प्रभु का नाम लिया उस समय उसके मुख पर कितनी श्रद्धा तथा भक्ति थी! आह, यदि वैसी ही श्रद्धा भक्ति हम लोगों में होती! मुझे तो वो प्रभु की प्रतिमूर्ति ही दिखाई पड़ा। इतना कहकर मिस्टर चाइल्ड ने बंदूक भूमि पर फेंक दी और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर उच्च स्वर से रोना आरंभ किया। मिस्टर बर्क हक्का बक्का हो गए। उन्होंने डेविड को अपने बाहुपाश में लेकर कहा, ये क्या पागलपन है डेविड, इतनी भावुकता अच्छी नहीं होती। चलो कैंप चले, शिकार हो चुका। कुछ क्षण में डेविड शांत हुआ और आंसू पहुंचता हुआ हाथी पर बैठ गया। मिस्टर बर्क भी अपने हाथी पर बैठे और कैंप की ओर चलने का हुक्म दिया। कैंप में आकर मिस्टर चाइल्ड ने किसी से कुछ बात नहीं की। अपने अर्दली को सामान लाने के लिए कहकर वो अपनी कार पर बैठे और शहर की ओर चल दिए। मिस बर्क ने पिता से पूछा, क्या बात हुई पिताजी? क्या आपसे कुछ झगड़ा हो गया? नहीं, मुझसे झगड़ा क्यों होता? ये कहकर मिस्टर बर्क ने सब वृत्तांत सुनाया। मिस बर्क बोली, और मुझसे तो कहते थे कि मुझे कोई फकीर मिला तो उसे समझूंगा। अच्छा, ये किस बात पर कहा था? मिस बर्क ने मिस्टर चाइल्ड के बाबा ने जो मिस्टर चाइल्ड से कहा था वो कह सुनाया। मिस्टर बर्क मुस्कुराकर बोले, अरे तभी, खैर कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बड़ा भावुक आदमी है। मिस बर्क बोली, ऐसे भावुक पागल से जो लड़की विवाह करेगी उसका जीवन तो संकट में ही रहेगा। ये कहकर मिस बर्क ने मुंह बिचकाया। मिसेस बर्क बोली, बिल्कुल ठीक बात है। मिस्टर चाइल्ड इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट आए हैं और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लेकर अपना जीवन प्रभु ईसा मसीह की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इस समय वो एक गिरजाघर के छोटे पादरी हैं। वो नित्य सवेरे हिंदुस्तान के उस सन्यासी को, जो उन्हें बड़े दिन पर शिकार खेलते हुए मिला था, अपना गुरु मानकर उसकी काल्पनिक मूर्ति के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। अभी आप सुन रहे थे
विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बड़ा दिन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।